नमस्कार दोस्तों, प्रकाश इंस्टीट्यूट पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूं एक नए रोचक विषय के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग फिजिक्स पर एक सीरीज चला रहे हैं, उसी का दूसरा वीडियो ये प्रस्तुत है। और आज का टॉपिक रहेगा फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेज़रमेंट, अर्थात भौतिक राशियाँ तथा मापन। जी हाँ दोस्तों, पिछले इस सीरीज के अंक में हम लोग जान चुके हैं व्हाट इज़ साइंस, अर्थात विज्ञान क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। दोस्तों, किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को समझने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसे मापने की ज़रूरत होती है, और मापी हुई वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, एक भौतिक राशि की ज़रूरत होती है। तो आज का अंक इसी भौतिक राशि के संबंध में और उसके मापन के संबंध में है। दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिजिक्स की शुरुआत इसी टॉपिक से शुरुआत होती है। तो इस टॉपिक में जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? व्हाट इज़ क्वांटिटी, अर्थात क्वांटिटी क्या है, राशियाँ क्या हैं, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तीसरा टॉपिक इसमें कवर किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, अर्थात मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। चौथा टॉपिक कवर है व्हाट इज़ मेज़रमेंट, अर्थात मापन क्या है। और पांचवा टॉपिक इसमें सम्मिलित है यूनिट, अर्थात मात्रक। मात्रक क्या हैं या यूनिट्स क्या हैं? किसी भी मेज़रमेंट को पूरा करने के लिए यूनिट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, इस वाले टॉपिक को हम इसमें देखेंगे। और छठा और अंतिम जो टॉपिक है इसका, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात मापने की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनमें से कुछ पद्धतियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर मानी जाती हैं, उनको लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अंक को मेज़रमेंट से। पहला टॉपिक हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं। व्हाट इज़ क्वांटिटी, अर्थात भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो हम लोग इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई मेज़रमेंट शुरुआत करते हैं तो मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी अमाउंट को बताने के लिए हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्वांटिटी कहलाती है। अर्थात हम लोग इसमें देख सकते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, अर्थात जिसे मापा जा सकता हो, या फिर और विच कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक फॉर्म, जिसे न्यूमेरिक फॉर्म में अर्थात नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, या फिर जिसे मापा जा सकता हो। तो ये दोनों क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों को हम उसकी डेफिनेशन में रख सकते हैं, या अगर एक भी डेफिनेशन में हम बात बोलते हैं तब भी क्वांटिटी क्लियर होती है। जैसे एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, अर्थात जिसे मापा जा सकता हो उसे क्वांटिटी कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अर्थात लाइट की पावर कितनी है, उसकी चमक कितनी है, इसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की तीव्रता भी कहते हैं। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो हम चमक को देखते हैं, आप लोगों ने कई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बल्ब है उस पर लिखा हुआ देखा होगा लक्स या कैंडिला। तो ये लाइट की मेज़रमेंट के यूनिट्स हैं। दूसरा टॉपिक इसमें लिया है डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, अर्थात मटेरियल का गाढ़ापन, उसका कॉम्पैक्टनेस डेंसिटी कहलाती है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फिलअप होता है, उसे हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स के रूप में जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
या इसे मापा जा सकता है, इसलिए ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल लिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? तो आप लोग जानते होंगे टेम्परेचर एक मेज़रमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस की, अर्थात गर्माहट की या ठंडेपन की जो माप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो आवश्यकता होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट पावर और वर्क हैं। पावर शक्ति अर्थात किसी के काम करने की जो किसी समय में क्षमता होती है वो पावर कहलाती है। इसी तरीके से वर्क है। वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। फोर्स के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हमने किसी वस्तु को पोजीशन चेंज किया है, वो वर्क डन कहलाता है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश, अर्थात फोर्स जो होता है या जो पुल एंड पुश है जिसे हम धक्का या खिंचाव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस क्वांटिटी की ज़रूरत होती है या उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं उसे हम फोर्स के रूप में जानते हैं। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी फिज़िकल फिनोमिना हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी न किसी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हम लोग जो ये नाम ले रहे हैं जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, टेम्परेचर, पावर या इस टाइप की बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं और इन्हें माप सकते हैं। अगर हम किसी फिनोमेना को, किसी भी घटना को अगर माप नहीं सकते तो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहला सकती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिज़िकल क्वांटिटी समझ पा रहे होंगे और साथ ही साथ क्वांटिटी। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्वांटिटी ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम माप सकते हैं या जिसे हम न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटी कहलाती है। और नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग खुद से भी एग्जाम्पलों को ढूंढ सकते हैं और याद कर सकते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप की है। फिज़िकल क्वांटिटी का संबंध यहाँ जो फिज़िकल फिनोमेना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। बाकी क्वांटिटी मैथमेटिकल क्वांटिटी होती हैं या फिर और भी कई टाइप से हम क्वांटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात केवल और केवल फिज़िकल क्वांटिटीज़ करेंगे कि वो कितने टाइप की होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो मेनली टू टाइप्स की है। देयर आर two main types of physical quantity. The first is fundamental quantities and second is derived quantities. Fundamental quantities ऐसी quantities हैं जो अपनी वैल्यू के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि समय स्वयं में इंडिपेंडेंट है, यह किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए समय या टाइम जो है वो एक फंडामेंटल, प्राइमरी या फिर बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी हुई। इसी टाइप से मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स का मास देखते हैं तो वो किसी भी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक अपना नोन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसके मास को मेज़र कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम मास को टेम्परेचर के साथ वेरी करना चाहते हैं। सपोज़ दैट जिस समय पर आपने मास उस ऑब्जेक्ट का मेज़र किया था तो उस समय पर वहाँ जो आप मेज़र कर रहे हैं उस समय का टेम्परेचर मेज़र कर लीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और फिर मास मेज़र किया, तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर ऑब्जेक्ट का मास अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात मास डिपेंड नहीं करता है, वेरी नहीं करता है टेम्परेचर पर। इसी टाइप से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया था
और उसका कुछ मास लिया होगा, वो मास टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर टाइम पर डिपेंड करता तो जो ऑब्जेक्ट का मास आपने लिया तो वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद या प्रति सेकंड उसका मास चेंज होता रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम मास की बनी रहती हैं समय के साथ। तो दोस्तों, fundamental quantities are the quantities which does not depend any other quantities is called fundamental quantities, whereas drive quantities are the quantities which are dependable on the fundamental quantities or other quantities is called drive quantities। यहाँ पर drive quantities नाम से भी पता लग पा रहा है, ड्राइव जो ड्राइव कर कर लाई गई हैं, किसकी सहायता से? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से। अर्थात ड्राइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि नीचे देख रहे हैं हम लोग। जो क्वांटिटीज़ हैं यूज़ के हिसाब से, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उन्हें यूज़ के हिसाब से देखते हैं तो लगभग हम कई टाइप में उसे बांट सकते हैं। पहला टाइप है कांस्टेंट और रेशियो। आप इसे देख रहे होंगे, कांस्टेंट एंड रेशियो। एक मिनट। तो आप ये देखेंगे, दीज आर क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जो यूज़ के आधार पर, जो फिजिक्स के लॉ के आधार पर या फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती हैं, उसके आधार पर हम इनकी कैटेगरी बांट सकते हैं, जो लगभग 6 टाइप की कैटेगरीज में कन्वर्ट है। आप देख सकते हैं ये 6 टाइप की कैटेगरीज में कन्वर्ट हैं। पहला टॉपिक लिया है इसमें कांस्टेंट रेशियो। ऐसे रेशियो हैं जो कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी माध्यम की लाइट के रेस्पेक्ट में। इसे हम जब लाइट के इस बारे में स्टडी करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसी टाइप से एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है कंडक्शन की, कंडक्शन अर्थात चालन की, जिसके अंतर्गत किसी भी मटेरियल में जो कैपेसिटी है फ्लो की, चार्ज फ्लो की, उसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये भी एक रेशियो है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी कर रहे होंगे तब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप की कुछ क्वांटिटीज़ हैं। आप लोग दूसरी भी क्वांटिटी जो नोन है आपके बारे में, जैसा कि हम बात करते हैं पाई। पाई आप लोग समझते आ रहे होंगे, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये यूज़ की जाती है। पाई को हम लोग यूज़ करते हैं एरिया ऑफ सर्कल में। इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7 एक रेशियो है और इसे शॉर्टली हम पाई के नाम से जानते हैं। तो ये एक रेशियो है, इसलिए इस टाइप की भी फिज़िकल क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज हैव द ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? रेशियो या कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है पाई को। इसमें एग्जाम्पल और भी आप लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी ली है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट भी होता है। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, फॉर एग्जांपल मास। मास की यूनिट केजी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है मास। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कोई
सामान खरीदने जाते हैं तो उसे केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल 5 किलो आलू, तो ये 5 केजी जो पोटैटो है इसमें 5 इसका मैग्नीट्यूड हुआ और केजी इसकी यूनिट हुई। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी होती हैं जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट भी रिप्रेजेंट की जाती हो, ऐसी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जबकि रेशियो केवल और केवल यूनिट उसकी नहीं होती हैं, केवल और केवल क्वांटिटी होती है। इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ हैं वो रेशियो कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी से है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यूनिट के साथ डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि पुल एंड पुश। पुल एंड पुश इज कॉल्ड द फोर्स। जब हम पुल करते हैं तो उसमें एक डायरेक्शन होती है अपनी ओर या उसके अपोजिट। जब हम पुश कर रहे होते हैं तो हम अपने अपोजिट एक डायरेक्शन में पुश करते हैं या फोर्स लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो फैक्टर्स है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है, वेक्टर फोर्स कहलाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which can be represented by the magnitude as well as in the respect of direction. So these quantities possess magnitude, units and direction. They also follow a triangle law of addition. ये आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना होगा तो टू वेक्टर्स को ऐड करने के जो मेथड्स हैं वो ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन कहलाता है या एक पैरेललोग्राम मेथड्स कहलाता है। इसी टाइप से अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पॉलीगन मेथड कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स दिए हैं वेक्टर्स के, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस देखता हूँ तो डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होगी जो सदैव इसके सीध में होगी। तो ये मिनिमम जो डिस्टेंस है जिसमें एक डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी टाइप से चौथा जो टाइप्स है क्वांटिटी का वो फेज़र है। फेज़र एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें फेज़ होती है। फेज़ फॉर एग्जांपल एक हम साइन कर्व ले लें। साइन कर्व, ये एक साइन कर्व है। साइन कर्व की एक स्पेसिबिलिटी ये होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच वेरी करती है या -1 से लेकर 1 तक वेरी करती है। अगर हम 0 से 90 की ओर जाते हैं तो 0 से 90 की ओर जाने पर साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच बदलती है। इसे हम एक कर्व के रूप में देख रहे हैं। ये एक एक्स एक्स है और एक्स एक्स में ये 0 वैल्यू है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू यहाँ मैक्सिमम 1 होगी। 1, ये वैल्यू 1 होगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1 तक जाती है, फिर 0 जाती है, फिर -1 तक जाती है और फिर 0 आ जाती है। ये एक साइकिल कहलाती है। इसे हम साइन कर्व के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो फेज़र है, ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसमें फेज़ द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें फेज़ द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है। फेज़ क्या है? सपोज दैट कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो कंपन कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर, वो कंपन कर रहा है। तो ये एक वाइब्रेटर है, एक वाइब्रेटर पॉइंट है और इसके इधर उधर ये इस टाइप से करके वाइब्रेशन में है। तो वाइब्रेशन करते समय अगर मैं किसी भी टाइम पर उसको देखूं तो उसका डायरेक्शन
कहाँ होगा और उसका मैग्नीट्यूड उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितनी दूर होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइन थीटा, अगर इसकी एंगल और चेंज हो जाए तो वो साइन फाई के रूप में आ जाता है। यहाँ फाई जो होगा वो क्या होगा, फेज़ होगा। अर्थात फेज़ इज़ ए फेज़ एक ऐसा तरीका है जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी पॉइंट पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। आगे देखेंगे जनरल स्टडी के हिसाब से इसे इतना ही पढ़ना, और आगे अगर हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो इसे आगे से अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो छात्र चाहते हैं फिज़िक्स पर अलग से क्लास हो वो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 5वां टाइप कौन सा है। 5वां टाइप, तो दोस्तों 5वें टाइप में हम ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो टेंसर हैं। टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो जिसमें टेंशन होती है, जिसमें खिंचाव होता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी एक खिंचाव वाली प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल्स की। या फिर हम बात करते हैं कोई सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है इस टाइप से, तो उसका जो मोमेंट होगा वो एक टेंशन को क्रिएट करता है। इसलिए मोमेंट भी जो है एक टेंसर प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेंसर प्रॉपर्टीज़ या टेंसर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो केवल साइन कर्व में हम बात करेंगे, तो जनरल स्टडी के संबंध में इसकी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसमें अलग से क्लास लेनी है तो कमेंट में ज़रूर बात करें। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आप चार्ट भी देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के संबंध में। जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैथमेटिकल, फिज़िकल या उसके और भी प्रकार हम बांट सकते हैं। अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दोस्तों जनरल स्टडी के संबंध में इतना याद रखना ज़रूरी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है। आप लोगों को ये याद होगा या याद रखना चाहिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो केवल और केवल 7 हैं। आप यहाँ पर उनके नाम भी देख सकते हैं। पहला नाम है मास, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास 1, लेंथ 2, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा वैद्युत धारा, छठा प्रकाश की तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो ज्ञात हैं अभी तक, और ये क्वांटिटी किसी भी आपस में किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ संबंध नहीं रखती है, अर्थात ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है और टाइम है, तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो डिस्टेंस की यूनिट तथा टाइम की यूनिट का एक रेशियो होगा। अर्थात यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बिकॉज
the unit of distance is meter and the unit of time is second, so that the unit of speed is meter per second because speed depends upon the distance and time। अर्थात जो चाल है कोई भी वस्तु की वो उसकी दूरी जो किसी समय में तय की जाती है उस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मेजरमेंट। मापन किसे कहते हैं? मापन, मापना। जनरली सब लोग यही बोलेंगे कि मापन जो है वो मापना है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो भी यही है कि मापना किसे कहते हैं। तो मापना मापन को कहेंगे तो यह एक इलॉजिकल बात होगी, इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता। दोस्तों मापन फिर है क्या, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। मापन क्या है? तो मापन एक तुलनात्मक प्रोसेस है, कंपैरिजन है। किस चीज़ का? कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ का। अभी डेफिनेशन देखते हैं। मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस, एक तुलनात्मक प्रक्रिया है इन विच वी आर कंपेयर्ड विद ए सर्टेन पार्ट टू ए गिवन सब्सटेंस। अर्थात इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मापन है वो एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई मास हो सकता है, कोई स्पेस हो सकता है, कोई वॉल्यूम हो सकता है, या फिर और कोई फिजिकल क्वांटिटीज़। हम उसे अभी एक इस रफ सर्किल के हिसाब से माप रहे हैं। सपोज दैट हमने इसे इसका एक डेफिनिट पार्ट ले लिया, सर्टेन पार्ट ले लिया, सर्टेन पार्ट। इसको हमने एक नाम दिया, नेम। ये जो नेम है ये इसकी यूनिट कहलाती है, यूनिट। अब इस यूनिट की हम कंपेयर करेंगे इस पूरे सब्सटेंस के साथ। सपोज दैट इस टाइप से हम इसे मेजर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम ये देख रहे हैं कि जो यूनिट है इसमें इस गिवन सब्सटेंस में ये यूनिट 10 टाइम्स आती है। सपोज दैट मान लो ये अगर मास होता तो मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट केजी होती है। तो फिर हम इस सर्टेन पार्ट से इसे लिख सकते थे कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो 10 केजी है, बिकॉज ये 10 टाइम्स इसके साथ कंपेयर करके आता है। तो मेजरमेंट क्या हुआ दोस्तों? मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस इन विच वी आर कंपेयर टू ए डेफिनिट पार्ट टू द गिवन सब्सटेंस। तो दिए गए पदार्थ से किसी निश्चित भाग की तुलना करना एक मापन कहलाता है। मापना एक कंपैरिजन प्रोसेस है। तो मापना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर, मापना एक कंपैरिजन प्रोसेस है जिसमें हम मापते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें यूनिट्स है। यूनिट आप लोग समझ गए होंगे। यूनिट जिसमें हम जो कंपेयर करते हैं उस कंपेयर को करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड पार्ट की ज़रूरत होती है, स्टैंडर्ड भाग की ज़रूरत होती है, एक मानक भाग की ज़रूरत होती है। उस मानक भाग को हम एक नाम देते हैं जिसे मीटर कहते हैं, या जिसे हम यूनिट कहते हैं, जिसे हम केजी कहते हैं। मीटर, केजी, सेकेंड, इस टाइप की सभी जो नाम हैं ये यूनिट्स कहलाते हैं, और इनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, जिसे सभी लोग मानते हैं। फॉर एग्जांपल 1 केजी, 1 केजी एक स्टैंडर्ड है, इसमें केजी यूनिट है और 1 उसकी अमाउंट है। तो दुनिया में जितने भी केजी होंगे वो उसी के साथ कंपेयर करके बने होंगे। इसके लिए एक मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो फ्रांस में हेग
नाम की स्थान पर स्थित है। वहाँ पर दुनिया भर के जो फिजिसिस्ट हैं वो एक साथ बैठकर माप तोल की प्रणालियों को स्टैंडर्ड के रूप में मानते हैं और सारी दुनिया के जो यूनिट्स हैं वहाँ से कंपेयर होकर सारी दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेबल बनते हैं। तो दोस्तों, यूनिट क्या हुआ? यूनिट, a unit of measurement is a definite magnitude, definite part of a quantity। किसी भी क्वांटिटी का एक डेफिनेट पार्ट है। डिफाइन एंड एडॉप्टेड बाय कन्वेंशन, जो एक कन्वेंशन के द्वारा, एक परिपाटी के द्वारा, एक नियम कायदे के द्वारा एडॉप्टेड किया गया है, डिफाइन किया गया है, और बाय लॉ या किसी कानून के द्वारा। दैट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ये एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी मापन के लिए या किसी भी मेजरमेंट के लिए ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, जब हम एक ही टाइप की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, केजी जो है, केजी एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट करने का जो केवल और केवल मास को मापता है। मास इसमें सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी हुआ और केजी एक स्टैंडर्ड नाम हुआ जिसे हम यूनिट्स के रूप में जानते हैं। तो इसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो आंसर में आएगा केजी। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि मेज़रमेंट क्या है और मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका मतलब है मापने की पद्धतियाँ। तो मापने की पद्धतियों को हम किस रूप में देख सकते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मापने की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ, इसकी ज़रूरत क्या है? दोस्तों, पुराने टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तोला। तोला, एक तोला क्या होता है? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक तोला होता है लगभग 10 ग्राम का। पुराने टाइम में कुछ अलग अलग नाम थे, जैसे मासा, जैसे धड़ी, पंसेरी, पाव, शेर, इस टाइप के मन। तो इस टाइप के बहुत सारे पुराने प्राचीन समय से ये कुछ यूनिट्स हैं जो चलती आ रही हैं, जो आज के समय में नहीं चलती हैं। या बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मासा लगभग 1.5 ग्राम के आसपास माना जाता है। इससे भी छोटी जो यूनिट्स है पुराने समय में, वो रत्ती एक के रूप में जानी जाती है, एक चुटकी या फिर रत्ती। रत्ती एक बहुत छोटी अमाउंट है जो 1.5 ग्राम से भी छोटी होती है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, हमारे देश में प्रचलित थी। जब अंग्रेज आए तो वो इस मेज़रमेंट को नहीं समझ पाए होंगे, या मान लो पुराने समय पे जैसे अरब से कुछ व्यापारी आते होंगे तो वो वहाँ पर अपना कोई लोकल मेज़रमेंट यूज़ करते होंगे यूनिट्स का, इंडिया में कुछ दूसरा मेज़रमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न होगा मेज़रमेंट में। तो अगर हमें सही बिज़नेस करना है, सही ट्रेड करना है, तो हमारे मेज़रमेंट भी सेम होने चाहिए। पुराने समय में ये बहुत अधिक प्रचलित नहीं था, क्योंकि मापन की बार्टन सिस्टम यूज़ किया जाता था। यानी कि बार्टन सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तु का वस्तु के साथ एक्सचेंज करना। सपोज़ दैट, मान लो किसी को गेहूं की ज़रूरत है और किसी को चावल की ज़रूरत है, तो जिसके पास गेहूं होगा वो अपना गेहूं, जो एक्सेस गेहूं होगा, उसके पास फालतू गेहूं होगा, वो चावल ख़रीदने के लिए अपने गेहूं को, एक्सेस गेहूं को चावल वाले के पास दे देगा, और जो चावल बेचने वाला होगा, जो उसके पास एक्सेस होगा, उसके बदले गेहूं ले लेगा। तो इस तरीके के बार्टन सिस्टम को हम यूज़ करते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि फ़ायदे में रहे होंगे और कुछ लोग नुकसान में रहे होंगे। इसलिए मेज़रमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माप तोल का जो अंतर्राष्ट्रीय
संस्थान है वो हेग में स्थित है और वहाँ से ही हम लोग एक स्टैंडर्ड तय करते हैं। अगर स्टैंडर्ड तय नहीं होगा तो इंडिया का केजी कुछ और होगा, इंग्लैंड का केजी कुछ और होगा, अरब का केजी कुछ और होगा। तो इसलिए सभी लोग एक जैसा ट्रेड करें, क्योंकि आजकल ट्रेड इंटरनेशनल है ना कि लोकल। तो इसलिए इन ट्रेड को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड की भी ज़रूरत होती है। तो इस स्टैंडर्ड को हम कितने रूप में जानते हैं, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में जाना जाता है। तो पहला जो सबसे फेमस है एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में हम एम स्टैंड्स फॉर एम स्टैंड फोर्स मीटर, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, एंड के स्टैंड्स फॉर केजी एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो ऐसा मेज़रमेंट सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हों, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हों और टाइम को सेकंड में मेज़रमेंट करते हों, एमके सिस्टम कहलाता है। इसका छोटा जो भाग है, इससे जो छोटी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं वो है सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। अर्थात यहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं और मास को ग्राम में नापते हैं और टाइम सेकेंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम सीजीएस सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग बात करते हैं जो फेमस है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अर्थात लेंथ को हम फुट में नापते हैं और मास को पाउंड में नापते हैं और टाइम सेकंड में नापा जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो हमारा फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहलाता है। इसी टाइप से ये भी एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है। सारे के सारे मेज़रमेंट को, ट्रेड को सहूलियत बनाने के लिए, पूरे मेज़रमेंट को यूनिवर्सल करने के लिए एक सिस्टम इंटरनेशनली बनाया गया, जिसे शॉर्ट में हम एसआई सिस्टम के रूप में जानते हैं। एसआई सिस्टम, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में जानी जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लोग देख सकते हैं जो एसआई सिस्टम है उसका जो सिंबल है वो ये आता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लोगो है। इसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, मास के बाद लेंथ के बाद टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब को हमने इस वाले सिंबल में दिखाया। ये लोगो है एसआई सिस्टम का। तो आप लोग देख रहे होंगे द एसआई लोगो प्रोड्यूस बाय द BIPM शोविंग द 7 एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड 7 डेफनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट भी है अंदर की ओर और बाहर की ओर, ये जैसे CD कैंडिला, केजी, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थ की मात्रा को मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंदर की ओर जो है कुछ कांस्टेंट लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक एसआई सिस्टम था। दोस्तों, आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों ने आज के इस अंक में फिज़िकल जो क्वांटिटी हैं उसके टाइप्स को स्टडी किया होगा, जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ पर फोकस किया है। आप भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ड्राइव यूनिट्स हैं उसे अच्छे से याद करें। कई बार आपसे पूछा जाता है, जैसे गॉस किस चीज़ की यूनिट है, जैसे जूल किस चीज़ की यूनिट्स है, पास्कल किस चीज़ की यूनिट्स है। इसी टाइप से रेडिएशन की क्या यूनिट्स है। और आप इस तरीके के जो अलग सी फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनका पूरे विश्व में एक प्रभाव है, उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं
और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में दें या फिर ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक PDF के रूप में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।